स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। आज हम लोग कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको आउटपुट डिवाइसेस तक बताया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जब हमारी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। और एक खास बात भी मैं आपसे बोलना चाह रहा था। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किया कि सर क्वेश्चन वाला भी वीडियो आप बनाएं। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बेसिक से पढ़ा रहा हूं और हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले चैप्टर में पहले से चौथे चैप्टर तक जो आपने पढ़ा व्हाट इज कंप्यूटर से लेकर आउटपुट डिवाइसेस तक, तो कल का वीडियो हमारा व्हाट इज कंप्यूटर से लेकर आउटपुट डिवाइसेस तक के उसमें क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उस टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का अच्छा स्टैंडर्ड होगा। और फिर हम लोग अगले वीडियो में जो आज हमने पढ़ा था CPU के बारे में, उस CPU का और मेमोरी का, इन दोनों का क्वेश्चन होगा। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। हम लोग समझते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम लोग CPU के भी नाम से जानते हैं, या CPU एक जनरल वर्ड है जो आप सभी ने सुना होगा। तो CPU को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU शॉर्ट नेम है और इसका फुल नेम हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी जो CPU होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। CPU ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, और CPU को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। It interacts with all other units of computer such as monitor, keyboard, mouse, printer, speaker and other device। इससे कंप्यूटर के सभी डिवाइस जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर का जो भी हमारा डिवाइस है, चाहे वो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्पीकर है, जितने भी डिवाइस हैं वो सभी डिवाइस CPU के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ऑल अरिथमेटिकल टास्क एंड लॉजिकल डिसीजन आर डन हियर, यानी हम लोग जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर के सभी गणितीय कार्य यानी मैथमेटिकल वर्क और लॉजिकल डिसीजन, जो भी कंप्यूटर लॉजिकल डिसीजन लेता है वो हमारे CPU के थ्रू ही होता है। एवरी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डिपेंड अपॉन द माइक्रो प्रोसेसर। द कंप्यूटर इज यूजलेस ऑफ विदाउट CPU, यानी यह कह रहा है कि कंप्यूटर में यूज होने वाला जितना भी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो भी हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो CPU के साथ पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हमारा CPU कंप्यूटर का किस तरह का है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कंप्यूटर काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि हम लोग जब कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, खास करके ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, तो वहां अच्छे CPU का यानी माइक्रो प्रोसेसर का होना बहुत जरूरी है। यानी कि जैसा आपका CPU होगा, जैसा दिमाग होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कंप्यूटर काम करेगा। क्योंकि ये समझने के लिए आप समान रूप से समझ सकते हैं कि किसी भी ह्यूमन के लिए भी जैसा उसका ब्रेन होगा वो इंसान भी उसी तरह का होगा। हमारे कंप्यूटर के साथ भी सेम यही लॉजिक है। कंप्यूटर का CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर जितने कैपेसिटी का होगा, जिस लेवल का होगा, जिस स्टैंडर्ड का होगा, कंप्यूटर हमारा उतना ही पावरफुल और कैपेसिटी वाला होगा। अब हम लोग CPU को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारा CPU कैसे काम करता है कंप्यूटर में। आइए पहले हम लोग एक डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम से पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने, देयर आर 3 इंटरनल पार्ट्स ऑफ CPU, यानी कि अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे जो हमारा CPU होता है उसके आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा कंट्रोल यूनिट है, दूसरा अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है और तीसरा हमारा मेमोरी यूनिट है। यानी हमारा जो CPU है यानी माइक्रो प्रोसेसर है वो जब काम करता है तो उसका इंटरनल 3 ऐसा पार्ट जो उसके वर्क को सपोर्ट करता है। तो अभी इस ड्राइंग से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे इस ड्राइंग में आप देखिए, ये हमारा प्रॉपर ड्राइंग है। अब इस ड्राइंग को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं चाहता हूं इस ड्राइंग को समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल एक ह्यूमन के ऊपर देता हूं, एक इंसान के ऊपर देता हूं, क्योंकि कंप्यूटर को इंसान ने ही बनाया है। अब क्योंकि आप यहाँ जो डायग्राम है, हो सकता है कुछ लोग कुछ साल पहले ही कंप्यूटर सीखा होगा, वो भूल चुके होंगे कि हमारा CPU का ये डायग्राम
किस लेवल का था और क्या बताया गया था, तो मैं इसे एक ह्यूमन से एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम लोग एक इंसान है और हमारा पूरा बॉडी एक मशीन की तरह होता है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि हमारा पूरा बॉडी एक मशीन की तरह होता है और हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट्स है जस्ट लाइक हार्डवेयर है। जैसे आपने कंप्यूटर में हार्डवेयर को समझा है, तो बस हमारा भी पूरा बॉडी एक हार्डवेयर की तरह है और इस बॉडी में भी वो सब कुछ है जो आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अभी सीपीयू के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आप समझिए कि जैसे कंप्यूटर में सीपीयू उसका ब्रेन होता है, जस्ट लाइक हमारे पास भी यहाँ ब्रेन होता है और ह्यूमन कोई भी काम इसी ब्रेन के थ्रू करता है। चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो वो हमारा सब कुछ ब्रेन के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसा ब्रेन चाहता है, जैसा ब्रेन सोचता है, तभी हम उस काम को कर पाते हैं। अब इस ब्रेन के अलावा हमारे इस पूरे बॉडी में इनपुट और आउटपुट भी डिवाइड है। मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पिछले क्लास में बताया था। तो इनपुट और आउटपुट तो आपने कंप्यूटर के लिए समझ ही लिया कि कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बॉडी में समझते हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट के बारे में मैंने आपको बताया था, इनपुट डिवाइस के बारे में, कि ऐसा डिवाइस जो किसी भी प्रकार के डाटा को इनपुट करने का काम करता है, और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, किसी प्रकार के डाटा को बाहर तरफ यानी कि आउटपुट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग अब एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि एक ह्यूमन के लिए इनपुट क्या हो सकता है और आउटपुट क्या हो सकता है। तो सामान्य सा समझना बहुत आसान है। यहाँ पे आप देखिए, जो ईयर है, हमारा कान है, ये हमारे लिए एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। कैसे काम करता है? अगर आप किसी भी साउंड को सुनते हैं या आपसे कोई बात करता है या आपसे कोई कुछ बोलना चाहता है, तो आपके सबसे पहले इनपुट इसी कान के थ्रू होता है। कान के अलावा कोई ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं है जहां से इनपुट हमारे ब्रेन में होता है। मैंने कान इसलिए बताया क्योंकि ये कान का कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ है। आप समझ ही पा रहे होंगे, जैसे आप किसी साउंड को सुनते हैं तो वो साउंड हमारे ब्रेन तक जाता है। अभी इस डायग्राम में भी वही चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो हमारा कान एक इनपुट डिवाइस है, और कान के अलावा और भी जो बॉडी का पार्ट्स है, जैसे हमारा आई है, ये भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में है, पर यह आउटपुट भी है, क्योंकि आप इससे कोई भी चीज को देखते हैं और देखने के बाद फिर उसका डिटेल्स बताते हैं लोगों को। हमारा माउथ भी इनपुट है और आउटपुट भी है। इनपुट कैसे, आप समझ पा रहे हैं कि माउथ के थ्रू हम लोग किसी भी चीज को इनपुट करते हैं और फिर अगर कोई एक्स्ट्रा हो गया तो फिर वो आउटपुट हो जाता है। ऐसे ही हमारा नोज है, नोज से हम लोग जब सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो हमारा ये इनपुट का काम करता है, और जब सांस को छोड़ते हैं तो आउटपुट का काम करता है। सेम ये टर्म कंडीशन हमारे कंप्यूटर के साथ भी है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप समझिए इसे अच्छी तरह से, ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का डायग्राम है, जिस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब है कि जब हम लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो हम लोग जब इनपुट डिवाइस के थ्रू किसी डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, सपोज एग्जांपल के लिए कीबोर्ड, आप कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को खोलकर वहां पे आप कोई काम कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हम टाइपिंग कर रहे हैं। जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपका डाटा कीबोर्ड के थ्रू कहाँ जा रहा है, इस सीपीयू के अंदर सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में। कहाँ जा रहा है? कंट्रोल यूनिट। इसे हिंदी में हम लोग नियंत्रण इकाई समझ सकते हैं। इसके बाद ये हमारा इनपुट हुआ डाटा कंट्रोल यूनिट से सीधा कहाँ आता है? मेमोरी यूनिट में। और मेमोरी यूनिट यहाँ दो पार्ट में बटा हुआ है, टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। अब एक बार फिर से मैं ह्यूमन बॉडी पे ये एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कि जब आप किसी से बात करते हैं या आप चुपचाप खड़े हैं और आपको किसी ने आवाज दिया, सपोज कि आपका नाम राहुल है, राहुल इधर आओ, तो आप जैसे ही उस आवाज को सुनते हैं, तो आवाज को सुनने के बाद वो आवाज कहां से इनपुट हुआ? आपके कान से। यानी कान हमारा एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम कर रहा है, और कान से एक साउंड इनपुट हुआ और वो कहां गया? हमारे कंट्रोल यूनिट में। यानी कि हमारा जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन भी एक सीपीयू के तरह ही है, क्योंकि अभी आप कंप्यूटर में वही तो पढ़ रहे हैं कि सीपीयू यानी कंप्यूटर का ब्रेन, और ये हमारा सीपीयू है। और जैसे ही कोई आवाज इनपुट हुआ, कहां गया? कंट्रोल यूनिट में। और कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? साउंड को सुनने के बाद उसको नियंत्रण करना। नियंत्रण करने का मतलब है, क्योंकि आप अलग अलग तरह के साउंड को सुनते हैं, जब भी कोई अच्छा साउंड सुनते हैं तो आपके दिमाग को यानी कंट्रोल यूनिट को अच्छा लगता है, क्योंकि वो ब्रेन को लगता है नियंत्रण कर लिया। जब भी कुछ आप डिफरेंट साउंड सुनते हैं, अटपटा सा, जो आपको थोड़ा सुनने में
ज्यादा बुरा लगता है या दिमाग आपका पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है, तो उस तरह के साउंड से आप थोड़ा सा टेंशनलाइज हो जाते हैं। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है ना, हमारे ब्रेन को नियंत्रण करता है, और नियंत्रण करने के बाद ये क्या करता है, डाटा को मेमोरी यूनिट में भेज देता है। और मेमोरी यूनिट दो तरह का है, टेम्पररी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। अभी टेम्पररी और परमानेंट मेमोरी को भी समझेंगे कि टेम्पररी मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी, ये क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहां से क्या हो रहा है, दिमाग से हमारे मेमोरी में जा रहा है। इसी सीपीयू के अंदर हमारा मेमोरी भी है, और मेमोरी में जब जा रहा है तो मेमोरी में अब दो पार्ट में बटा हुआ है हमारा मेमोरी, टेम्पररी और परमानेंट। अब टेम्पररी में कौन सा डाटा जाएगा, परमानेंट में कौन सा डाटा जाएगा। तो आप डेली लाइफ में मैक्सिमम सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे कामों को करते हैं, और आप सोचिए जरा कि आज आपने जितना भी काम किया, कल अगर आपसे मैं पूछता हूं कि आपने कल क्या क्या किया सुबह से लेकर रात को सोने तक, तो आप इजीली मुझे बता देंगे। अगर मैं वही बात फिर 2 दिन के बाद पूछूं कि आप परसों यानी इस डेट में आपने क्या किया था, तो आप पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका जो ब्रेन है, मैक्सिमम डाटा हमारे ब्रेन में टेम्पररी मेमोरी में जाता है, और कुछ डाटा है जो परमानेंट मेमोरी में जाता है। वो वैसा डाटा होता है जिसे आप बार बार याद रखते हैं, बार बार याद करते हैं, तो वो हमारे परमानेंट मेमोरी में जाता है। तो बस आप डेली लाइफ में जितने लोगों से बात करते हैं, डेली लाइफ में जितने लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, जो भी काम करते हैं, वो आपका ब्रेन याद तो रखता है, लेकिन वो थोड़ी समय के लिए याद रखता है टेम्पररी मेमोरी में। लेकिन दूसरा जो हमारा परमानेंट मेमोरी है, ये एक ऐसा मेमोरी है जो एक बार किसी चीज को याद रख ले तो ये जल्दी से खत्म नहीं होता है, यानी मेमोरी से डिलीट नहीं होता है। ये हमारा परमानेंट मेमोरी। अब आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर मैं अभी समझा रहा हूं, तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि परमानेंट मेमोरी में ऐसा कौन सा चीज है जो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो आप एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आपका बर्थडे ईयरली एक डेट में होता है, और आपने पिछले साल जो बर्थडे मनाया था वो आपको याद रहता है। आपके घर में कोई खुशी का पल होता है, जैसे किसी की शादी है, या कोई अगर दुख का पल होता है, कोई डेथ कर गया, वो चीज आपको हमेशा याद रहता है। क्यों याद रहता है, क्योंकि वो जो पल है ना, वो बहुत एक अनफॉर्चुनेट क्या बोल सकते हैं उसको, यादगार पल होता है। या अगर दुख का भी पल होता है तो हमारे लिए बुरा पल होता है जिसे हम भूल नहीं सकते हैं, तो वो हमारे दिमाग के परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, इस वजह से हम भूलते नहीं है। अब कंप्यूटर के साथ भी यही कंडीशन है। कंप्यूटर के साथ क्या कंडीशन है, जैसे ही कीबोर्ड से इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद ये कंट्रोल यूनिट में गया, कंट्रोल यूनिट से मेमोरी यूनिट में आया, और मेमोरी यूनिट से टेम्पररी मेमोरी में गया, और फिर परमानेंट मेमोरी में। अब कुछ कौन सा डाटा टेम्पररी मेमोरी में जाएगा, तो यहाँ समझना ये है कि जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, और जब तक कंप्यूटर में उस वर्क को आप सेव नहीं करते हैं, तब तक वो डाटा टेम्पररी मेमोरी में रहता है। अभी टेम्पररी मेमोरी कंप्यूटर में क्या होता है, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा जो मेमोरी होता है, टेम्पररी रैम और रोम होता है। तो टेम्पररी मेमोरी में ये तब तक रहता है जब तक आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को क्लोज कर देते हैं, या आपका अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी से डाटा लॉस हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आपके इस ह्यूमन बॉडी के ब्रेन से भी जाता है, जो आप आज याद कर रखे, आज पूरा दिन आपका डेली लाइफ में जो गुजर रहा है, वो आने वाले 10 दिन 20 दिन के बाद आप भूल जाते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर भी हमारा, जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, अचानक बिजली गई या प्रोग्राम क्लोज कर दिए, तो क्या होता है, वो डाटा लॉस हो जाता है। अब यहाँ परमानेंट मेमोरी में कौन सा डाटा जाता है, जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं और डाटा को सेव कर देते हैं, तो वो हमारा चला जाता है परमानेंट मेमोरी में। और कुछ ऐसा डाटा है जो आउटपुट डिवाइस के रूप में भी आता है, यानी कि आप जब कीबोर्ड से लिखते हैं, कुछ भी आपने टाइप किया, सपोज राम इज ए गुड बॉय, तो जैसे आपने टाइप किया वो कंट्रोल यूनिट में गया, और वहां से फिर मेमोरी यूनिट में गया, मेमोरी से टेम्पररी में गया, और फिर यहाँ से फिर ये आउटपुट यानी कि मॉनिटर के स्क्रीन पर भी दिखता है। ये हमारा आउटपुट डिवाइस में हमने कल आपको बताया था मॉनिटर के बारे में। तो जैसे ही हम लोग इनपुट करते हैं, इनपुट होने के बाद कंट्रोल यूनिट में, फिर मेमोरी यूनिट में, फिर टेम्परेरी में, और फिर आउटपुट डिवाइस में, और जब हम सेव करते हैं तो वो परमानेंट में जाता है। अभी हमारा एक और यूनिट है जो बीच में छूट गया है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हमेशा एक्टिव नहीं होता है, ये मैथमेटिकल वर्क के लिए ही एक्टिव होता है। जब आप कंप्यूटर पे कोई भी मैथमेटिकल वर्क करते हैं
तो उस समय हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एक्टिव होता है। इसके अलावा ये कोई काम के लिए नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिकल जब वर्क होगा तभी ये एक्टिव होगा, वरना हमारा काम सीपीयू सीधा ही करता है। इनपुट से कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से मेमोरी यूनिट में, और मेमोरी से टेम्परेरी में। अगर डाटा को सेव कर दिया हमने तो वो परमानेंट में, और फिर ये आउटपुट में जो हमारा मॉनिटर है, या फिर अगर आप किसी साउंड को प्ले कर रहे हैं तो स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो आपको बाहर की तरफ साउंड दिख रहा, सुनाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा ये सीपीयू का इंटरनल डायग्राम का स्ट्रक्चर है। मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। और अब हम लोग सीपीयू के इमेजेस को देखते हैं, जो जैसा कि आप इस पूरे इमेज को देख पा रहे हैं। इस इमेज में आप यहाँ देखिए, ये हमारा सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर है, और ये इमेज तो आप में से सभी लोगों ने पहचान ही लिया होगा। ये हमारा इमेज मदरबोर्ड का है, जो सीपीयू बॉक्स के अंदर लगा होता है। और ये मदरबोर्ड कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है, क्योंकि इसी बोर्ड के ऊपर हमारा रैम का स्लॉट है, जहां रैम लगा होता है। इसी बोर्ड पे हमारा ग्राफिक कार्ड और साउंड कार्ड भी लगा होता है, और इसी बोर्ड पे हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर है, जो कंप्यूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। अब इस सीपीयू को थोड़ा सा मैं अच्छे इमेज में दिखाता हूं, ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाए और इसे समझ पाए कि ये हमारा सीपीयू इस तरह का है। ये हमारा प्रॉपर सीपीयू है, साइज में काफी छोटा होता है, ये इस साइज का होता है। और जो आप सीपीयू देख पा रहे हैं, अभी ये लेटेस्ट वर्जन टाइप का सीपीयू है, क्योंकि पहले वाला जो सीपीयू था उसमें पिन लगा होता था, और जो सीपीयू जहां लगाया जाता था मदरबोर्ड पे, जैसे हमारे सीपीयू में पिन लगा हुआ था माइक्रो प्रोसेसर में, उतना ही वहां पे होल बना हुआ था जहां वो पिन अटैच होता था। अब इस प्रोसेसर को हम लोग यहाँ मदरबोर्ड पे थोड़ा और अच्छे तरीके से देखते हैं। यहाँ देखिए, माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे खोला जा रहा है। ये हमारा मदरबोर्ड है, जिस मदरबोर्ड के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, इसे खोला जा रहा है हार्डवेयर इंजीनियर के द्वारा। अगला इमेज मैं आपको एक और दिखाता हूं, थोड़ा और क्लियर आप देख पाएंगे। ये देखिए, काफी छोटा होता है सीपीयू हमारा, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक खोला जाता है। एक और इमेज में दिखाता हूं आपको, ये देखिए। अब आप समझ पाए होंगे, ये हमारा सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर यहीं लगा होता है, और ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप जो इमेज देख पा रहे हैं, ये हमारा सीपीयू का फैन है, यानी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ फैन है। अभी जो आप इमेज देख पा रहे थे सीपीयू का, उसे आप मदरबोर्ड पे डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस सीपीयू के ऊपर ये हमारा प्रोसेसर फैन लगा होता है। प्रोसेसर फैन के नीचे सीपीयू होता है, यानी कि जब आपको माइक्रो प्रोसेसर देखना होगा तो पहले इस प्रोसेसर फैन को ओपन करना होगा, यहाँ से खोलना पड़ेगा। अब ये प्रोसेसर फैन क्या होता है, तो जब हमारा कंप्यूटर काम करता है, आपको पता है कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, तो हमारा प्रोसेसर काफी हीट होता है, और हीट होने के दौरान ये हमारा जो प्रोसेसर फैन है उसे क्या करता है, इस प्रोसेसर फैन के नीचे हीट सिंक लगा हुआ है। जो हीट सिंक क्या करता है, जब प्रोसेसर हीट होता है, गर्म होता है, तो ये हीट सिंक क्या करता है, उसके टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो ऊपर फैन है, ये फैन एग्जॉस्टर फैन है। एग्जॉस्टर समझ पा रहे होंगे, ये क्या करता है, गर्म हवा को बाहर की तरफ देता है। यानी कि जब हमारा प्रोसेसर हीट हो जाता है, तो ये जो उसके ऊपर फैन के नीचे लगा हुआ है, ये क्या करता है, टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और ये एग्जॉस्टर क्या करता है, इसे बाहर की तरफ, वो गर्म हवा को बाहर की तरफ कर देता है, और कंप्यूटर फिर हमारा आसानी से चलता है। अब हम लोग इस सीपीयू के मेजर्ड के बारे में समझते हैं, यानी सीपीयू को कैपेसिटी को कैसे मापा जाता है। चलिए आगे समझते हैं सीपीयू के कैपेसिटी को कैसे मेजर्ड किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर कैपेसिटी मेजर्ड स्टेप इन हर्ट्ज, यानी कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू है, उसके क्षमता को किस चीज से मापा जाता है, हर्ट्ज से। अब मापने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, दुनिया में जितना भी एनीथिंग्स कुछ भी है, उन सभी चीजों को मापने के लिए कोई ना कोई इकाई बना हुआ है, चाहे वो हमारा ठोस हो, चाहे वो हमारा द्रव हो, या फिर वो गैस हो। किसी भी तरह का जो भी एनीथिंग्स कुछ भी चीज है, उसको मापने की इकाई बनी हुई है।
केजी है, लीटर है, मीटर है, फीट है, इंच है, यार्ड है, क्विंटल है, टन है। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, इस माइक्रो प्रोसेसर को कैसे मापा जाता है? हर्ट्ज से। अब हर्ट्ज क्या होता है? आप हर्ट्ज के बारे में पहले से भी आपको पता होगा, हर्ट्ज के बारे में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। हर्ट्ज तरंग का एसआई मात्रक होता है, यानी वेव का एसआई मात्रक होता है। इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम भी आप समझ पा रहे होंगे। जो दुनिया में जितनी भी चीज है उन चीजों को मापने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बना हुआ है, और उस इंटरनेशनल सिस्टम में अलग अलग चीजें हैं, जिसे आप जैसे ठोस चीजों को आप किलोग्राम से मापते हैं, लिक्विड चीजों को आप लीटर से मापते हैं, ये उसका एक इंटरनेशनल सिस्टम है। ऐसे ही सीपीयू को हम लोग हर्ट्ज से मापते हैं, यानी कि जो सीपीयू है इसका मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज। अब यहाँ पे हर्ट्ज को अगर आप समझना चाहें तो यहाँ है हर्ट्ज मीन्स साइकिल पर सेकेंड। हर्ट्ज का मतलब साइकिल पर सेकेंड। अब यहाँ साइकिल से मतलब रिसाइकलिंग यानी घूमना होता है, या फिर आप इसे प्रोसेसर के लिए अगर समझना चाहें तो आप समझिए कि ब्लिंकिंग करना। ब्लिंकिंग जैसे आप डिजिटल वॉच या चाइनीज वॉच में आपने देखा होगा जो टाइमिंग में ब्लिंकिंग आता है, वो ब्लिंकिंग होना जो इंटरनल है, जिसे आप खुली आंखों से देख नहीं पाएंगे, जो हमारे प्रोसेसर के अंदर का प्रोसेस है। तो यहाँ पे हर्ट्ज का मतलब लिखा हुआ है साइकिल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में ब्लिंकिंग होना। अब नीचे देखेंगे लिखा हुआ है जिगा हर्ट्ज 1 बिलियन। जिगा मीन्स 1 बिलियन, यानी कि जिगा का मतलब होता है 1 बिलियन। अब जिगा और हर्ट्ज दोनों अलग अलग वर्ड है। हर्ट्ज का मतलब आपने समझ लिया कि एक सेकेंड में जो हमारा साइक्लिंग होता है, घूमता है या ब्लिंकिंग होता है, वो हमारा हर्ट्ज होता है। और गीगा का मतलब क्या होता है? बिलियंस, 1 बिलियंस यानी 1 अरब। तो अब यहाँ पे आप इजीली समझिए कि किसी भी सीपीयू का यानी माइक्रो प्रोसेसर का कैपेसिटी अगर 2 गीगा हर्ट्ज है, यानी 2GHz, तो वो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर में लगा हुआ होगा, वो कंप्यूटर जब हम लोग ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद उस कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर क्या प्रोसेस होगा? यानी कि 2 गीगाहर्ट्ज होगा। 2 गीगाहर्ट्ज मतलब यानी कि वो एक सेकेंड में 2 अरब बार उसके अंदर करंट फ्लक्चुएट करेगा, जिसे आप खुली आंखों से कभी देख नहीं सकते। तो ये हमारा जो प्रोसेसर है ना, ये जितने कैपेसिटी का होगा, जितने गीगाहर्ट्ज का होगा, जितने ज्यादा गीगाहर्ट्ज का होगा, वो प्रोसेसर उतना ही कैपेसिटी वाला होगा। और जितना ज्यादा कैपेसिटी होगा प्रोसेसर का, हमारा कंप्यूटर उतना ही तेज काम करेगा। अभी के जनरेशन में जितना भी कंप्यूटर आ गया है, अभी तो इसमें अलग अलग जनरेशन भी आ गया प्रोसेसर में। अभी हम लोग जनरेशन को भी थोड़ा सा समझेंगे कि जनरेशन क्या होता है। तो अभी के जनरेशन का कंप्यूटर में क्या है कि आप जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे, तो खास करके लैपटॉप में, अभी लैपटॉप को जैसे आप ऑन करेंगे तो लगेगा पहले से ऑन था, शायद सिर्फ स्क्रीन नहीं दिख रहा था। इस तरह का ये प्रोसेसर का कमाल है कि अभी के दौर में जो प्रोसेसर है वो काफी पावरफुल प्रोसेसर यूज होने लगा है। इस वजह से ये हो रहा है। और पहले के कंप्यूटर को आप देखेंगे जो आज से 8-10 साल पहले यूज हो रहा था, उस कंप्यूटर को जब आप ऑन करेंगे तो उससे पूरा विंडोज स्क्रीन तक आने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगता है। ये ड्यू टू प्रोसेसर के वजह से। थोड़ा रैम भी सपोर्ट करता है। अभी रैम पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अगला क्लास में हम लोग रैम के बारे में पढ़ेंगे जब मेमोरी चैप्टर को पढ़ेंगे तो। लेकिन किसी भी कंप्यूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर होता है। जस्ट लाइक उसी तरह जैसे ह्यूमन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बॉडी का ब्रेन होता है, क्योंकि अगर ब्रेन नहीं होगा तो ह्यूमन क्या होगा? यूजलेस होगा, उसका कोई काम नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशन को। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का जनरेशन है। जनरेशन मींस पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। एक तो हमारा जो भी चीज की शुरुआत होती है वो वहां से प्रॉपर, तो हमारा पीढ़ी होता है। सपोज हम लोग ह्यूमन हैं तो हमारा कहीं ना कहीं से जनरेशन तो शुरू हुआ होगा। जैसे कि हम लोग से कॉमन पूछते हैं कि आपका जनरेशन कहाँ से है, तो ग्रैंडफादर का नाम बताते हैं। ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर हम, और हमारे जब बच्चे होंगे तो वो हमारा जो हमारे फादर हैं वो उनके ग्रैंडफादर होंगे। ऐसे ही जनरेशन का प्रॉपर कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होता है। तो वैसे कंप्यूटर का जो दौर रहा, अलग अलग तरह का कंप्यूटर बना, वो भी हम लोग आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कंप्यूटर हिस्ट्री में। तो उस कंप्यूटर में अलग अलग तरह का प्रोसेसर यूज हुआ, लेकिन प्रॉपर एक जनरेशन जो शुरू हुआ, उस जनरेशन में
सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेसर को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाने के लिए लाया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पेंटियम, ये एक प्रोसेसर का नाम है जो सबसे पहले जनरेशन में आया यूज में। पेंटियम में पेंटियम प्रो आया, पेंटियम 3 आया, पेंटियम 4 आया। फिर पेंटियम के बाद इंटेल कंपनी जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, इंटेल कंपनी का सेलोन आया, इंटेल सेलोन। सेलोन में सेलोन फर्स्ट, सेलोन 2 सेकेंड, सेलोन 3, सेलोन 4, ये सब प्रोसेसर का अलग अलग वर्जन है। और यहाँ पे देखिए कैपेसिटी भी लिखा हुआ है, यानी कि इंटेल सेलोन में जो प्रोसेसर बना वो 1.3 गीगाहर्ट्ज से 2 गीगाहर्ट्ज तक बना। अब ये आपको मैंने अभी बताया था, ये 2 गीगाहर्ट्ज या 1.3 गीगाहर्ट्ज या कुछ भी गीगाहर्ट्ज लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, यानी 2 गीगाहर्ट्ज लिखा हुआ है तो ये कंप्यूटर का कैपेसिटी है कि जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करके इस पर काम करते हैं तो 1 सेकेंड में ये 2 अरब बार प्रोसेसर फ्लैक्चुएट होता है अंदर करंट उसके अंदर, जिससे हम लोग खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। इसके बाद इंटेल पेंटियम आया, इंटेल पेंटियम में पेंटियम 1 आया, पेंटियम 2 आया, पेंटियम 3 आया, पेंटियम 4 आया। और इसका कैपेसिटी देखिए यहाँ से चेंज हो गया क्योंकि ये पहले के जनरेशन का है, फिर उसके बाद के जनरेशन में चेंजिंग हुआ, 1.6 गीगाहर्ट्ज हो गया, 2.52 गीगाहर्ट्ज हो गया, 3.2 गीगाहर्ट्ज तक आया, जबकि यहाँ सिर्फ 2 गीगाहर्ट्ज तक था इस जनरेशन में। फिर यहाँ पे पिनलेस प्रोसेसर लिखा हुआ है। पिनलेस प्रोसेसर का मतलब होता है कि इससे पहले जो प्रोसेसर था हमारा, उस प्रोसेसर में पिन लगा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे बिना पिन वाला प्रोसेसर आ गया जो अभी यूज होता है एज लाइक चिप के मोड में, ठीक है। ये पिनलेस प्रोसेसर काफी टिपिकल होता था मदरबोर्ड के ऊपर उसको अटैच करना, यानी कि जब हमारा कंप्यूटर का थोड़ा सा प्रीवियस टाइम था, आज से 10-15 साल पहले, तो उस समय के कंप्यूटर में पिन वाला प्रोसेसर लगता था। अभी जो प्रोसेसर यूज हो रहा है वो विदाउट पिन वाला है, यानी उसे पिनलेस प्रोसेसर कहते हैं। तो इंटेल पेंटियम के टाइम में ही पिनलेस प्रोसेसर आ गया। इसके बाद आया इंटेल डुअल कोर, फिर आया इंटेल कोर टू डुअल, फिर आया क्वाड, और उसके बाद आया i3 जनरेशन में i3, i5, i7, और इसमें अब अलग अलग जनरेशन हो गया। i3 में कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर चाहिए, जब आप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो वहां आपसे पूछेगा वो कि आपको किस कैपेसिटी का लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, किस कॉन्फ़िगरेशन का, तो आप बोलेंगे i3 में चाहिए। तो वो आपसे पूछेंगे कि i3 में किस जनरेशन का, तो आप बोलेंगे मुझे 4th का चाहिए, 5 का चाहिए, 6th जनरेशन का चाहिए। ऐसे ही आप बोलेंगे मुझे i5 में 11 जनरेशन का चाहिए, या मुझे i7 में 11 जनरेशन का चाहिए, या 10 जनरेशन का चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको कंप्यूटर दिखाएगा। तो ये कंप्यूटर का जो जनरेशन है, ये इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप परफेक्ट कंप्यूटर पर्सन हैं तो आपको कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में, उसके जनरेशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी आप कहीं भी कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर इस कैपेसिटी का सीपीयू लगा हुआ है, और ये हमारा सीपीयू इस लेवल का है जो हमारे इस काम तक के लिए मुझे सपोर्ट कर सकता है। अंत में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो हमारा प्रोसेसर है ये 2 तरह का प्रोसेसर होता है। पहला इंटेल माइक्रो प्रोसेसर और दूसरा AMD माइक्रो प्रोसेसर। ये दोनों प्रोसेसर का टाइप है, यानी कि 2 तरह का प्रोसेसर, इंटेल और AMD। इंटेल के बारे में आपने सुना होगा, कंप्यूटर का मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो इंटेल कंपनी का लोग लेना चाहते हैं, खास करके प्रोसेसर, हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादा। और AMD शॉर्ट नेम है, जो फुल नेम इज एडवांस माइक्रो डिवाइस। तो ये भी प्रोसेसर का ही दूसरा रूप है जो हमारे यहाँ इंडिया में कम यूज होता है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटेल वाला प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं या AMD वाला प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं। तो ये प्रोसेसर का 2 टाइप है, इसे आप याद रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको सीपीयू के बारे में बताया। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो स्टैंडर्ड नेम है कंप्यूटर का। और सीपीयू के इंटरनल डायग्राम को बताया कि सीपीयू के अंदर जो इंटरनल डायग्राम होता है, कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, उन चीज़ों को मैंने ह्यूमन बॉडी से भी आपको समझाया कि इंसान के बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर का सीपीयू भी काम करता है। और उसके बाद मैंने आपको सीपीयू के ड्राइंग को भी दिखाया, उसके बाद मैंने सीपीयू के इमेज को दिखाया, और फिर हमने आपको सीपीयू के कैपेसिटी को मेजर करने वाला हर्ट्ज के बारे में बताया, और फिर ये हमारा जनरेशन यहाँ तक। और लास्ट में हमने आपको बताया कि सीपीयू कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का, पहला इंटेल और दूसरा AMD। याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या AMD का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। चलिए
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, अगला वीडियो हमारा मेमोरी से रिलेटेड होगा और फिर हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में।